प्रेमानंद जी महाराज भी भृगु नंदी नाड़ी का यूज करते हैं टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन पावर। प्रेमानंद जी का जो हार्ट चक्र है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो वो सब कुछ वहीं से डिवाइन की कनेक्टिविटी से ही है। भगवान शिव ने शिव शरोदय एक बुक है, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया था। सो के उठ रहे हो तो जो नाड़ी ज़्यादा चल रही है वही पैर जमीन पर रखो, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा ना। तो यहाँ पर मांगलिक को मांगलिक मानते ही नहीं है वो लोग। अच्छा, आजकल आपने एक ट्विन फ्लेम वर्ड सुना होगा, काफी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे। क्या है वो ट्विन फ्लेम? राधा और कृष्ण की एनर्जी है ट्विन फ्लेम। बिना साधु की इजाजत से वहाँ सनलाइट नहीं आ पाती थी। उस साधु ने प्रेमानंद जी के बारे में सब बता दिया। प्रेमानंद जी के जितना भी 7 पुश्तें थी उन्होंने सबके बारे में बोल के रख दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो तुम। तो मैम कैसे हो आप? बहुत अच्छी, राधे राधे। मैम सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, बिकॉज आपने जो मेरे को भृगु नंदी नादी से जो उपाय बताए थे ना, मेरा एक बहुत बड़ा काम था जो हो ही नहीं रहा था पूरा। जब मैंने आपके उपाय किए, जो आपने मेरा चार्ट देखा, 10 दिन नहीं लगे वो बंदा मेरे पास आया, मेरे सिग्नेचर लिया, मेरा काम हुआ। मैंने कहा भोले बाबा अब धन्य हो आप। तो फिर मैंने सोचा चलो एक पॉडकास्ट तो करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि जो भृगु नंदी नाडी है ये इतनी एक्यूरेटली और इतनी फास्टली करती है काम कि कोई कर ही नहीं सकता है। तो आई वॉज लाइक कि चलो आपको बुलाते हैं, बिकॉज इसके लिए डिवाइन की पावर चाहिए। ठीक है, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे वो भृगु नंदी का यूज करते हैं, और एक आप हो, ये दोनों ही हो आप जो एक्यूरेटली बताते हो कि हाँ भृगु नंदी नाडी कैसे काम करते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ बैठ के नहीं बता सकता ये चीज़, है ना, क्योंकि डिवाइन की चीज होती है। तो आप थोड़ा अपने दर्शकों को बता दो कि आप एक्चुअली में करते कैसे हो और आपने BNN से काफी लोगों की लाइफ कैसे चेंज की। सबसे पहले रुद्रया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो आपको रेमेडीज दी तो वो मैंने दी, लेकिन काम डिवाइन ने किया, बाबा ने किया। सब कुछ उनकी महिमा है, बाबा चाहते हैं वो सब कुछ होता है, कालों के काल हैं वो, तो उन्हीं की वजह से सब कुछ संभव हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भृगु नंदी नाड़ी जो है, BNN जो है, इसमें जब तक डिवाइन की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी, वो हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक हम किसी को गाइड नहीं कर सकते। ऐसे तो किसी भी एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमेरोलॉजी में डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये प्रॉपर इसमें ज़रूरत है। जब हमारे ईष्ट की हमारे ऊपर कृपा होगी, एंजल हमारे साथ होंगे, तभी हम इसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अब आपने कहा कि आपकी रेमेडीज से काम हुए, तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि BNN जो है ये बहुत, इसकी रेमेडीज जो हैं बहुत फास्ट तरीके से काम करती हैं। और BNN में ना तो 7.5 होती है, ना ढैया होती है, ना इसमें ग्रह दशा होती हैं। तो ये बहुत सिंपली तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं कि ना इसमें चाहिए डिवाइन पावर, क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगा तो आप BNN से लोगों के बारे में नहीं बता पाओगे। बिकॉज हम अपने दादा हुए, परदादा हुए, हमारे फोरफादर के बारे में भी हम भृगु नंदी नाडी से बता सकते हैं, है ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब जैसे ना इसमें ये होता है, अब मैं पास्ट लाइफ जैसे लोगों की देखती हूँ तो उसमें भी मैं BNN का यूज करती हूँ। अच्छा। पास्ट लाइफ तो देखती हूँ और वो मुझे शिव ही गाइड करते हैं, लेकिन BNN के थ्रू ही, क्योंकि जैसे 5th हाउस से हम पास्ट लाइफ देखते हैं, तो पहले चार्ट देखा 5th हाउस में क्या प्लानेट है वो देखे, फिर उसके फोटोग्राफ से जब मैंने, तो कनेक्टिविटी मेरी कैसे बनती है, वो तो डिवाइन ही करा रही है ना सब कुछ। तभी तो मैं बता पा रही हूँ, किसी का बता रही हूँ कि आप पास्ट लाइफ में साधक थे, या आपने भैरव की साधना की, या आपने काली की साधना की, आपकी ब्रेक हुई है, आप आगे इसको कंटिन्यू करो। तो सारी चीज़ें BNN के थ्रू और डिवाइन पावर के थ्रू चल रही हैं वो। तो इसमें ना BNN जो है, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ, जिनके पास भी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो BNN वहाँ भी काम करती है। अब वैदिक में क्या होता है, वहाँ हमें टाइम भी चाहिए, बर्थ प्लेस भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, लेकिन इसमें जिनके पास ये कुछ भी नहीं है उनको भी हम गाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में और भृगु नंदी नाडी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों सेम है नहीं, इनके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है तो वहाँ क्या है, 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, और 12 भाव हैं। तो इस तरह से वो काम करती है। इसमें 12 नहीं 16 भाव होते हैं BNN में। BNN में 16 भाव होते हैं, ग्रह नक्षत्र वही होते हैं, राशि वही होंगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो नक्षत्र तो देखो हर जगह हैं, और जो प्लानेट हैं वो हर जगह हैं, न्यूमेरोलॉजी में भी हैं, उनमें भी हम वैसे कि नंबर 1 का सन है, नंबर 2 का मून है, वहाँ भी हम ऐसी एक्यूरेसी पे जाके काम करते हैं ना। तो यहाँ पे BNN में क्या होता है, 16 भाव हैं। और इसमें ना जुपिटर मेन होता है। अब वहाँ लग्न होती है, यहाँ क्या है, जुपिटर मेन है, जुपिटर से हम देखते हैं।
लाल किताब में जैसे मेष लग्न से ही सब कुछ देखा जाता है, एक ही लग्न बनती है। तो ये अलग अलग विधाएं हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मेष लग्न है, कर्क लग्न है, कन्या लग्न है, सारी लग्न अलग अलग आएंगी। यहाँ पर जुपिटर को मेन करके हम देखते हैं, जुपिटर से ही सारी चीज़ें देखते हैं। अब 5th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, 9th में कौन सा बैठा है, इनके क्या कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो पराशर ऋषि ने इसकी शुरुआत की, और ये वेदों से ही निकली हुई है। अच्छा। ऋग्वेद के जो अथर्ववेद है वहाँ से एस्ट्रोलॉजी 6 शास्त्रों में से प्रमुख शास्त्र है। 6 शास्त्र हैं, उनमें से प्रमुख शास्त्र है। और ऋग्वेद में ना कुछ मंत्र हैं, उसमें इनके बारे में बिल्कुल बताया गया है कि ये क्या है। वेदांग के 6 भाग बताए हैं, उनमें 4 भाग जो हैं वो अलग हैं और 2 भागों में ज्योतिष है। और ज्योतिष जो है वो हमारी नेत्रों की ज्योति समझ लीजिएगा। बिना हमारी आंखों में अगर ज्योति नहीं है, लाइट्स नहीं है हमारी अगर आंखों में, तो हमको रास्ता कैसे दिखेगा, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, BNN हो, वैदिक हो, न्यूमेरोलॉजी हो, वो हमको गाइड करती है, आगे के हमको जगह बताती है। अब जैसे आपने कहा कि मुझको यहाँ साकेत में आना है, तो मैं नेविगेशन लगा के आई ना, GPS लगा के आई, तो उसी ने मुझे गाइड किया। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, वैदिक हो, BNN हो, कुछ भी, वो हमको गाइड करती है, GPS की तरह काम करती है। तो मैम कहते हैं कि अगर तुम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो लक्ष्मी माँ तुम्हारे पास नहीं आएंगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं आने वाला है, तो ये क्या है? ये एक मिथ है। अब इसके पीछे भी एक कथा है कि एक बार एक साधु थे, उन्होंने विष्णु भगवान के यहाँ छाती पर पैर रख दिया था, तो माँ लक्ष्मी जो थी वो कुपित हो गई, उनके पति के छाती पर पैर रख दिया, अपमान था उनके लिए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। लेकिन फिर साधु ने बहुत उनसे मुनहार की, तो विष्णु भगवान ने उस श्राप से उनको मुक्ति दिलाई। अच्छा। तब मुक्ति दिलाई, तब फिर माँ लक्ष्मी ने उनसे कहा ठीक है, आपके तप से मैं प्रसन्न हुई और सभी लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास मैं रहूंगी। अच्छा। वरना ये था कि ब्राह्मणों के पास या जो एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं रहेंगी। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। और लक्ष्मी माँ आती हैं, और लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी नहीं आनी चाहिए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि माँ अलक्ष्मी हमारे पास नहीं आए, माँ लक्ष्मी आए। अच्छा। तो जो लोग विद्वान हैं वो लक्ष्मी को ही अपने घर आमंत्रित करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अलक्ष्मी हमारे पास आ सकती है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए। अलक्ष्मी आने के क्या है ना, अब जैसे पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी के लिए बहुत से लोग पूजा करते हैं, तो उसका भी एक समय होता है, समय के अनुसार आप पूजा कीजिएगा। समय के बाद अगर आप कर रहे हैं 12 बजे से पहले पहले लक्ष्मी के लिए, 11 बजे से पहले पहले लक्ष्मी के लिए पूजा कीजिएगा। अगर उसके बाद आप पीपल पर जल चढ़ा रहे हैं तो अलक्ष्मी आपके घर आएगी। दीपावली वाले दिन तो खासकर आप ध्यान रखिएगा। और घर में दरिद्रता, जितना भी कूड़ा हो, क्यों हम धनतेरस पे सारा कूड़ा और सब चीज़ घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी का वास उसी में होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता में, गंदगी में रहती है। तो घर में इसीलिए कहा जाता है, घर के वास्तु की भी अगर हम बात करें, इसीलिए कहते हैं कि वास्तु ठीक करो, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और श्री सूक्तम का पाठ हो गया, ललिता सहस्रनाम के पाठ हो गए, ये अपने घर में प्ले करो, पाठ करो, लक्ष्मी माँ आएंगी, अलक्ष्मी माँ नहीं आएंगी। अच्छा मैम, एक बात होती है कि प्रेमानंद जी महाराज भी भृगु नंदी नाड़ी का यूज़ करते हैं टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन पावर, ये सही है कि नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये 100% सही है, क्योंकि जहाँ तक जितना मैं करती हूँ, तो भृगु नंदी नाड़ी को जब मैंने सीखा और किया, भृगु ऋषि से ये मिली हुई है उनकी, पहले मैंने बुक्स पढ़ी, फिर मैंने क्लासेस ली, मैंने जब ये किया तो इसमें ये पक्का जो आप बोल रहे हो ना, पूरी तरह से एक्यूरेसी है कि डिवाइन पावर हमको वही गाइड करती है। मैं जब बैठती हूँ ना, तो मैं अपने ईष्ट का ध्यान करती हूँ, वही हमको गाइड करती है। और प्रेमानंद जी देखिएगा, वो सामने के सामने लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो प्रेमानंद जी क्या थे, उनका जो बचपन, जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में, बचपन में वो शिव आराध्य थे, उनके शिव जी की पूजा करते थे। फिर बड़े हुए तो वो कृष्ण की पूजा में गए, और कृष्ण भगवान से आ गए वो राधा रानी श्री जी की पूजा में। तो ये कनेक्टिविटी क्या है, ये शिव से शिव ले गए उनको कृष्ण तक, क्योंकि शिव जी के राम आराध्य हैं और राम के शिव, जहाँ हरि है वहाँ हर हैं, और वो लेकर आए पराशक्ति बिल्कुल सही राधा जी के पास। बिकॉज क्या है ना कि जब हमारी टीम ना इस टॉपिक पे 1 महीने से रिसर्च कर रही है और हमें ये चीज़ पता चल रही है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ही उपदेश नहीं देते हैं।
तो एक बार की बात है जब उनका जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ फिर थोड़े 1-2 साल बाद क्या हुआ कि ठीक है, फिर जैसी उनकी कक्षाएं, फिर उन्होंने पढ़ाई भी की और फिर वो 5th क्लास में आए, 5वीं कक्षा में थे, तब उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि एक दिन तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि इट इज द हार्श रियलिटी कि सब मर जाएंगे एक दिन, कोई नहीं बचेगा, मृत्यु शाश्वत है, सब लोग उससे डरते हैं लेकिन वो शाश्वत है। तो उसके बाद फिर उन्हें रियलाइजेशन हुआ, तो फिर उन्हें एक इंट्यूशन आई कि कौन रहेगा, ईश्वर रहेगा। और जब ये इंट्यूशन आई तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा एंसियस हो गए वो, मन में एक उनके अजीब सी घबराहट होने लगी, रात भर सो नहीं पा रहे थे वो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इस स्पिरिचुअलिटी को इवोक करना है। ठीक है, तो फिर उनके जो पिताजी है ना वो भी कुछ पार्शियल स्पिरिचुअल ही थे। तो उसके बाद अगली सुबह क्या हुआ, वो पिताजी के पास गए, बोले मुझे यहाँ से जाना है। और उन्होंने कहाँ चुना, हाँ लोग कहते हैं वृंदावन चले गए, नहीं उन्होंने चुना शिव की नगरी काशी चुना उन्होंने। उसके बाद उनके पिताजी ने एक चीज कहा कि अगर तू लड़कियों को छेड़ेगा, तूने दारू पी, तूने स्मोकिंग की, मैं तुझे वहीं मार दूंगा। तो आप प्रेमानंद जी महाराज बड़े विनम्र तरीके से कि प्रभु, वो अपने पिताजी को प्रभु बुलाते थे कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। उसके बाद वो गए, उसके बाद जैसे ही गए तो वहाँ काशी में एक बड़ा सा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, इतना मिस्टीरियस पेड़ था कि बिना साधु की इजाज़त से वहाँ सनलाइट नहीं आ पाती थी। तो अब वो 2-3 घंटे वहीं पे प्रेमानंद जी बैठते थे, हाँ, और वो ध्यान करते थे, किसका, शिव का ध्यान करते थे, कृष्ण का ध्यान नहीं करते थे, शिव का ध्यान करते थे। उसके बाद वहीं पे उनके साधु आए एक, बोले उसको देखा, बोले बड़ा तेजस्वी बालक है, क्या कर रहा है ये, है, तो वो शिव का ध्यान करते जा रहे। उस साधु ने प्रेमानंद जी के बारे में सब बता दिया, उसके पिताजी के बारे में, उसके फादर के बारे में, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, प्रेमानंद जी के जितना भी 7 पुश्तें थी उन्होंने सबके बारे में खोल के रख दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो तुम। अब प्रेमानंद जी महाराज चकित कि ये क्या हो रहा है, ये तो सब बता रहे हैं, कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये भृगु नंदी नाड़ी की वजह से है। हाँ। और ये इंट्यूशन पावर जो होती है ना वो मिलती वहीं से है, डिवाइन पावर। एग्जैक्टली। और एक और चीज है इसमें, ये जो BNN करते हैं ना, जो लोग करते हैं वो इस चीज को सहमत भी करेंगे, उनके ऑलमोस्ट चक्रा जागृत हो चुके होते हैं। कुंडलिनी जागरण की बात नहीं कर रही, किसी की हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उनके कई चक्रा, विशुद्धि उनका एक्टिवेट होता है, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है जो BNN करते हैं, क्योंकि हमको गाइड जो कर रही है ना डिवाइन पावर, थर्ड आई से हम पास्ट लाइफ देख पा रहे हैं, विशुद्धि से जो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। तो ये सारे हमको अनाहत, प्रेमानंद जी का जो हर्ट चक्रा है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट है। अच्छा, तो ये चीजें चक्रा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो सब कुछ वहीं से डिवाइन की कनेक्टिविटी से ही है। मैम कहते हैं कि जो BNN है उसमें हमारे अंगूठे का केवल इतना पार्ट, केवल ये जो पार्ट है, थंब इम्प्रेशन जाता है। बस आपको ना तुम्हारी कुंडली देखनी है, तुम्हारे टाइम ऑफ बर्थ तुम्हें पता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, केवल जो थंब इम्प्रेशन है ना यही यूज होता है, सब पता चल जाएगा इससे। अच्छा, थंब इम्प्रेशन से आपके यहाँ तक कि आपके माता पिता सबका नाम पता चल जाएगा। आप जैसे किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो जैसे साउथ में होती है, ताड़ पत्रों पे लिखा रहता है, तो वहाँ क्या होता है कि सिर्फ आपका लेटर पूछेंगे नाम का, पहला पूछ लिया और लास्ट पूछ लिया, उसी के आधार पर आपकी पूरी फैमिली का वो बता देते हैं। अच्छा, ताड़ पत्रों में पहले ही लिखी जा चुकी है ये, और अभी 40-50 साल से इसको मॉडिफाई किया गया है। पहले तो वैसे ही लिखी हुई थी, और साउथ में तो BNN नहीं चलती है। भृगुनंदी नाड़ी एक है, भृगुनंदी नाड़ी एक है, भृगु नाड़ी। अच्छा, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंशिएट करो इनके बारे में। BNN अलग है, थोड़ा सा ही चेंज है, ऐसे तो वैदिक भी वही है, प्रोसेस सबके वही है, न्यूमेरोलॉजी भी वही है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है। BNN में क्या है कि यहाँ पर हम प्लैनेट भी देख रहे हैं, हम उसकी प्लेसमेंट भी देख रहे हैं, और जो भृगु है उसमें हम ताड़पत्र का यूज कर रहे हैं। ओके, ये है। और ये स्वर विज्ञान जो है ना, नाड़ी क्या है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, भगवान शिव ने, शिव शरोदय एक बुक है उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया था। अब यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी, जिनके पास कोई पंचांग नहीं है, कोई पंडित नहीं है, उनको किसी कार्य पे बाहर निकलना है, तब वो क्या कर सकते हैं, आप अपनी नाड़ी चेक कर लो। अच्छा, जो अपने नोस्टल हैं ये चेक करो कि राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, जो आपका चल रहा है वही पैर घर से बाहर निकालो पहले। अच्छा। ये नाड़ी है, ये भी स्वर विज्ञान है, नाड़ियां है ना, ईड़ा पिंगला ये नाड़ी है ना हमारी। तो आप ये देखो चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है। अरे, तो जो सूर्य और चंद्र नाड़ी में से जो चल रही है आपकी, एक ज़्यादा चलती है एक कम चलती है, तो आप चेक करो
वही पैर घर से बाहर निकालो। सुबह जब सो के उठ रहे हो तो जो नाड़ी ज्यादा चल रही है वही पैर जमीन पर रखो, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। अच्छा मैम, BNN भृगु-नंदी नाड़ी में मांगलिक होना बेस्ट माना जाता है, अच्छा भी नहीं बेस्ट माना जाता है, और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें बहुत बुरा माना जाता है। ये क्यों है? अब ये इसलिए है, BNN को अगर मैं प्रोसेस में देखूँ ना तो यहाँ पर मांगलिक को मांगलिक मानते ही नहीं है वो लोग। अच्छा, मांगलिक को वो मांगलिक की तरह नहीं लेते, वो देखते हैं मार्स इनका अच्छा है, वो उस तरह से देखते हैं यहाँ पर। और वहाँ पर क्या है कि मांगलिक है, अब इसके लिए मांगलिक ही लड़का चाहिए। और मांगलिक होना वैदिक में भी खराब नहीं है, उसको हमने एक बना दिया है कि मांगलिक है, हाँ मांगलिक के लिए मांगलिक चाहिए होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये राइट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक खराब होते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चार्ट में वैदिक में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रुद्रया कि बहुत सारे हमें देखने पड़ते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। ऐसे ही BNN में कॉम्बिनेशन देखते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम मांगलिक होगा तुमने नॉन मांगलिक के साथ शादी की ना, खराब है। और आजकल हम देख रहे हैं जो नॉन मांगलिक और नॉन मांगलिक भी भाई साहब डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत देखने पड़ रहा है। ये सारी चीजें तो चार्ट नहीं, ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। कितने सारे मेरे पास केस आते हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं। केवल गुण मिलना भी काफी नहीं होता। यहाँ पर BNN से अलग हटके दर्शकों को बताऊंगी। अब गुण मिल गए लेकिन उनके नक्षत्र आप देखो, नक्षत्र मैच कर रहे हैं उनकी। जैसे कई बार क्या होता है, नाड़ी दोष है, हमारे वैदिक में क्या बोला जाता है, नाड़ी दोष है शादी मत करो, लेकिन BNN में नाड़ी नहीं मानते। अच्छा, वहाँ नाड़ी नहीं मानते, वहाँ नाड़ी मिलाई नहीं जाती है, नाड़ी है ही नहीं वहाँ पर। लो जी, क्यों? वहाँ नाड़ी को प्रधानता ही नहीं दी गई है। वहाँ सिर्फ आपके ये देखेंगे 5th हाउस कैसा है, 7th हाउस कैसा है, 9th हाउस कैसा है, अगर आपकी शादी के लिए देख रहे हैं तो। ओके, तो चलो मैम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हम पैटर्न ऑफ वेल्थ और हेल्थ देख लेते हैं कि किसके पास कब पैसा आएगा, कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिलाएं तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिलाएं तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी और तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो सबसे पहले वेल्थ और पैसे के बारे में बात करते हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है? वेल्थ के लिए अगर देखूं तो मैं यहाँ पर सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन देखती हूँ। अच्छा। मरकरी का भी उसमें रोल प्ले करते हैं हम, लेकिन वीनस और सैटर्न, क्योंकि सैटर्न क्या है वो आपको आपका स्टेबिलिटी देगा, आपके काम को दर्शाता है सैटर्न जो है ना। और वहीं वीनस क्या है, वो लग्जरियस लाइफ भी देगा, आपको पैसा भी देगा। तो ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है एक तो। अच्छा। कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है। अब बात करूँ अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए हम देखते हैं जुपिटर, और फिर साथ में कॉम्बिनेशन में देखूंगी मार्स का, कि मार्स कैसा है आपका, जुपिटर मार्स ठीक है या नहीं है, ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब वैदिक में ये कॉम्बिनेशन थोड़े से अलग हो जाते हैं और BNN में अलग हो जाते हैं। अब जैसे BNN में क्या है कि सिर्फ मार्स देख लो, वो लड़के का, ठीक है, वीनस से देख लिया हमने लड़की का, जुपिटर वो लग्न हो गया पूरा, तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से चलते हैं। लेकिन वैदिक में यही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वैदिक में हम ये देखते हैं कि 11th हाउस कैसा है, प्रॉफिट वाला, 2nd हाउस कैसा है। हालांकि यहाँ पे भी हाउसेस होते हैं, प्लेसमेंट सेम होते हैं। अच्छा। कि 2nd हाउस में क्या है, लेकिन वहाँ पर मेन हो जाते हैं। अब नक्षत्रों का रोल हर जगह प्ले होता है। ओके, तो मैम अब हम जैसे सूर्य क्या है, लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, तो हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे लोगों की तरफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सूर्य दर्शाता है। तो इंसानों का यही खराब होता है, इसलिए हम देखते हैं ना कि हम अगर जाएंगे तो हमें नर्वसनेस फील होने लगेगी, 4 लोगों के सामने बैठेंगे ना हेजिटेशन होने लगेगी, पैर ऐसा ऐसा कपकपाएंगे। ये होता है क्योंकि हमारा सूर्य खराब है। तो आज इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि सूर्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कौन से साइन है जो बताएंगे कि किसी इंसान का सूर्य अच्छा है, और कौन से साइन है ये बताएंगे किसी इंसान का सूर्य बुरा है। अगर साइन के बारे में बात करूं तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी 0 होगी। अच्छा, ठीक है, और वो किसी के सामने ना बिल्कुल बात करने में झिझकेगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। और जिनकी सूर्य जिनका भी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, वो देखो उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बातें करने में वो दबंग होंगे, जो भी बोलेंगे ना दहाड़ के बोलेंगे, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है। लेकिन जिनके डाउन होता है तो उनके लिए ये करना चाहिए कि सूर्य को जल चढ़ाओ। सबको पता है, उसमें लाल रोली फूल लाल डाल के ऐड करके सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दो। लेकिन जो लोग लेट उठते हैं या आजकल तो यही है 10 बजे के बाद, मैं वही कह रही हूँ, लेट नाइट शिफ्ट है उनकी, लेट आ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो उनके लिए कहूँगी एक पेंटिंग लगा लो अपने नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। अपने बेडरूम में, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसमें पॉजिटिव विजुलाइज करो, उसी सुंदर सी पेंटिंग को देखो। उगता सूर्य नहीं देख पा रहे ना, लेट उठ रहे हो, तो उस पेंटिंग को देखो और उसमें सब कुछ पॉजिटिव विजुलाइज करो। क्योंकि BNN ये कहता है आपकी पॉजिटिव सोच होगी, आप पॉजिटिव होंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ही दूसरी रेमेडीज है आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका आप पाठ करो। ये क्या है, थोड़ा इसको? ये आदित्य हृदय स्तोत्रम है,
आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, मार्केट में बुक भी मिल जाएगी। जिनका सूर्य कमजोर है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओके मैम, एक बात आती है कि डिवाइन पावर, ये एक्चुअली में नाम बहुत फैंसी है, कूल नाम है, डिवाइन। डिवाइन आजकल इंस्टा के बायो में जाएंगे डिवाइन वो लिखा रहेगा डिवाइन एंजल, जो भी सब आपको एंजल। तो डिवाइन पावर होती क्या है? ये क्या ईश्वर को डिवाइन पावर कहते हैं कि यूनिवर्स की पावर को हम डिवाइन पावर कहते हैं? देखिए, यूनिवर्स में भी ईश्वर ही है, ईश्वर में यूनिवर्स है, कैसे भी उसको बात कर लो आप। तो जो यूनिवर्स है वहाँ क्या काम करता है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ठीक है। अब साइंस भी हमारा यही कहता है, हमारी बॉडी में भी यही सारी चीजें हैं। ओके, तो प्रेमानंद जी डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपनी उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है, वही फ्रीक्वेंसी में उनकी आती है, वही लोगों तक पहुंचती है। तो अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो डिवाइन पावर में बचा लेगी। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती हैं, तो उन्हें क्या डिवाइन पावर ही कर रही है? डिवाइन पावर बचा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी तो देखो, उनका बिलीफ सिस्टम। हाँ एग्जैक्टली, उनका बिलीफ सिस्टम कितना, एक पल उनका डिगमगा नहीं सकता। राधा तो राधा, यही है ना। हम लोग करते क्या है, हमारे साथ भी हर किसी के साथ है डिवाइन पावर ऐसे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम शक करते हैं। अच्छा, भगवान ये काम नहीं हुआ। आप देखो, आपके पास या मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे तो क्या बोलेंगे? वो यही कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, गर्लफ्रेंड भाग गई है, हाँ। उससे शादी नहीं हो रही है, वशीकरण कर दो, हाँ, ये कर दो, exactly, बाबा समझ लेते हैं तांत्रिक हो, आप ये कर दो वो कर दो। अरे ये सब की जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर आपके साथ ईश्वर की कृपा है और आपका प्यार सच्चा है, आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप उससे मांग के देखो, पूरे बिलीफ सिस्टम पे काम करो। मैं ये कहती हूँ रुद्रया कि डिवाइन पर अगर आपने बिलीव कर लिया ना, अपने ईस्ट पर बिलीव कर लिया, मेरे शब्दों में वो ईस्ट है, अपने ईस्ट पर आपने बिलीव कर लिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो वो आपको ना दिलाए, लेकिन आपके हित में होनी चाहिए, वो हित बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ मैं, कभी ना कुछ बुरा हो जाता है, उसे कोस देते हैं यार क्या बुरा हो गया, लेकिन जब अच्छा होता है ना तो देख लेना, अगर ये बुरा नहीं हुआ होता ना तो वो अच्छा नहीं होता। तो ये डिवाइन कनेक्ट करती है। अरे कनेक्ट करके देखो, हाँ। जो लोग भी सुन रहे हैं वो देखेंगे उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। बिल्कुल। अब प्रेमानंद जी की बात बताता हूँ, बहुत पुराना किस्सा है। महोबा नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज गए थे अपना ज्ञान देने के लिए। तो एक बहुत चंचल सा शिष्य था, बोले प्रेमानंद जी महाराज के साथ थोड़ी चंचलता करते हैं हम। अब था वो बालक 15 और 14 साल का होगा, उसी तरह नहीं होता है ज्ञान। तो उन्होंने बोला महाराज हम आपको ट्रेन में आपकी टिकट करवा देते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया कि जनरल का टिकट करवा दिया है, जहाँ पे एसी वो टीसी वगैरह आता नहीं है, ठीक है। और प्रेमानंद जी महाराज से पता क्या कहा कि महाराज जी हमने एसी कोच का टिकट करवा दिया, उन्हें बिठा दिया वहां पे। अब वो तो बच्चा था, नहीं आता है समझ में ये चीज। अब जो टीसी मास्टर है वो आया, ऐसी सूट वूट पहन के आया, हाँ जी टिकट दिखाओ। अब प्रेमानंद जी महाराज नहीं बोल पाए कुछ, बोले महाराज हमें तो एक मेरा बालक था, शिष्य था, उसने बिठा दिया। अरे बोले ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रेमानंद जी महाराज को नहीं जानता था, जानता तो ऐसा नहीं कहता, हाथी जोड़ता। बोले अरे कुछ नहीं होता, तू टिकट दिखा, बदतमीजी करने लगा वो, अरे टिकट दिखा रहा है तू, भी नहीं दिखा रहा है। अब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हे राधे, हे ईश्वर, अब आप ही हो, आप ही लाज बचाओ, अगर आप चाहोगे तो मेरे को फेंक देंगे बाहर, और नहीं चाहोगे तो मैं अब ब्रज जाना चाहता हूँ, आपकी लाज है, ठीक है। तो उसके बाद एक अंग्रेज बैठा था वहीं पे, पहले वो अंग्रेज दिख नहीं रहा था उन्हें, वो ऐसे बैठा। अब वो बैठा ये सारी चीजें देख रहा है, वो भी प्रेमानंद जी महाराज को ही जानता है। वो कहता है हे यू कम हियर, टीसी से बोला, प्रेमानंद जी महाराज से नहीं बोला, हे यू कम हियर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हाँ, तो ऐसे उसने बात की, तो बोला कि सर इनके पास टिकट नहीं है ना, ये एसी कोच में चढ़ के आ गए, जनरल डिब्बे का इन्होंने के पास टिकट लिया था इन लोगों ने। तो उसके बाद बोले ठीक है, उन्होंने उसका पूरा बिल पे किया। और जब एक इंट्यूशन आई प्रेमानंद जी महाराज के दिल में कि ये सब मेरी राधा ने किया है, बिल्कुल है ना। और इनफैक्ट जो चौंकाने वाली बात है, जब प्रेमानंद जी ने वापस देखा ना, वो इंसान था ही नहीं वहाँ पे। तो वो राधा रानी की कृपा थी। वो श्री जी को मानते कितना है, वही तो मैं कह रही हूँ कि अपने जिस भी इष्ट को मानो, इस तरीके से मानो कि बस वही और आप, अगर आप इस तरीके से मानेंगे ना, आपके जीवन के कोई ऐसे काम नहीं जो श्री जी ना करा पाए। श्री जी पर मेरी भी आस्था पूरी है। और जो भी काम, अब जैसे कई सारे क्लाइंट होते हैं, ऐसे काम होते हैं, मैं कोई बहुत बड़ी तांत्रिक जादू टोने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसे भी केस आते हैं मेरे पास और उनके केस सॉल्व भी करती हूँ, ठीक है। तंत्र की मुझे नॉलेज है, तंत्र मेरा ब्लैक मैजिक वाला नहीं है, तंत्र पॉजिटिव तंत्र है। तो महाविद्याओं की जैसे मैं साधना में रहती हूँ, तो वहाँ पर ना श्री जी को सौंप देती हूँ। अच्छा, कि श्री जी आपको करना है, ये कैसे आप इसका करोगे, और श्री जी करती हैं। बिल्कुल करती हैं मैम। तो विश्वास की बात है ना। अब जैसे BNN में क्यों काम करता है कि BNN में वही तो गाइड कर रहे हैं। मैम कैसे बता, जैसे BNN होता है ना, तो हमारी शादी
कैसे होगी, कब होगी, ये भी भृगु नंदी नाड़ी बता देती है। बिल्कुल। ये कैसे बताती है? जैसे ना इसमें हम 5th हाउस 7th हाउस देखते हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब जैसे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको अच्छा, हाँ उसके हिसाब से दिखाइए बता। हमको। अब जैसे मैंने ये एक चार्ट बनाया ये हुआ है, चार्ट दर्शकों को ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉपर। तो यहाँ पर ये अब मरकरी जो है इनके लग्न में बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब ये जो मार्स है, जुपिटर है और वीनस, ये कॉम्बिनेशन आ रहा है 5th हाउस में। ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन 5th हाउस में आ रहा है, तो मार्स हो गया वो खुद लड़का, वीनस हो गई वो लड़की, जुपिटर लग्न के हिसाब से। अच्छा। तो अब अगर इस कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, तो ये यहाँ पे 5th हाउस जो है वो हमारी पास्ट लाइफ को भी शो करता है। ओके। पास्ट लाइफ हम अपनी चार्ट में अपने 5th हाउस से देख सकते हैं। तो ये 5th हाउस में ये सारे कॉम्बिनेशन बताते हैं कि ये पुनर्जन्म हुआ है उनका, पिछले जन्म से भी ये लोग एक साथ ही थे। अच्छा, और ये भी पता चल जाता है कि सपोज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हाँ। है ना। अब जो पिछला जन्म था ना, तो बाई चांस नहीं मिल पाए एक दूसरे से, उस लड़की की शादी अलग हो गई, लड़के की शादी अलग हो गई, तो फिर ये जन्म उन्होंने केवल मिलन के लिए लिया है। मिलन के लिए किया है। अब जैसे यहाँ पर सैटर्न का भी आ रहा है, आपकी इस बात को भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे यहाँ 3rd हाउस में सैटर्न है, तो सैटर्न की देखूं तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो हम बोलते हैं वो भी आ रही है। तो जब यहाँ 3rd यहाँ पर तीसरी दृष्टि आ रही है, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा पता है आपको? इनका पुनर्जन्म हुआ है, इनकी शादी भी होगी, लेकिन इनके तलाक नहीं होगा, लेकिन तलाक जैसी स्थितियां रहेंगी। अच्छा। अलगाव रहेगा। अरे, ये कॉम्बिनेशन भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, देखते हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन मेन रोल प्ले करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। अब जैसे मैं बात करूं, आपने मुझे अभी कहा कि पुनर्जन्म की कोई रह गया, तो पास्ट लाइफ कितने लोगों की देखते हैं। आजकल आपने एक ट्विन फ्लेम वर्ड सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे। क्या है वो ट्विन फ्लेम? राधा और कृष्ण की एनर्जी है ट्विन फ्लेम। अच्छा, तो BNN से पता चल जाता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ में क्या थे? बिल्कुल, BNN से पता चल जाता है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे। तो चलो मैं आज मेरी कुंडली देख के बता दो, आप यही देख लेते हैं। अब जैसे मैं आपका चार्ट देख रही हूँ ना, इसमें आपके चार्ट में सबसे जो मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, राहु दिख रहा है। अच्छा। मैं तो राहु पर मैंने बहुत स्टडी की है, इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। अच्छा मैम, एक डाउट है, ये क्लियर होना चाहिए आज। लोग कहते हैं राहु मतलब भाई डर का माहौल है, राहु राहु राहु। और एक चीज बता दूं तुम लोगों को, पहले जमाने में क्या होता था ना, लोग घर पे खेती बाड़ी करते थे। राहु मोमेंटम का प्लेनेट है, इसलिए अगर तुम अपने घर से देखो, घर से बाहर जाके काम करोगे ना, राहु इतना पैसा दे देगा संभाल नहीं पाओगे। ये चीज है। राहु कलयुग का राजा है। हाँ, एग्जैक्टली। अब कॉम्बिनेशन में भी अगर हम बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी में, तो सन और राहु का कॉम्बिनेशन 1-4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। 1-4 को जब प्लस कर देंगे, 5 नंबर बन गया सक्सेसर नंबर। लो सीरियसली। और सन क्या है? सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा। राहु क्या है? कलयुग का राजा। तो लोग राहु से डरते हैं। राहु की पॉजिटिव एनर्जी करो। अब तुम्हारे जैसे राहु 10 में है, तो लाल किताब की बहुत अच्छी कहावत है कि जिसके राहु 10 में उसकी दुनिया बस में, तो दुनिया बस में रखोगे तुम। ऐसे राहु, मैं अपना बताऊं तो 5th हाउस में है। अच्छा। तो पास्ट लाइफ से राहु से जुड़ी हुई चीजें हैं मेरी बहुत सारी। तो राहु को देखना होता है कि राहु किस पोजीशन में है, किस नक्षत्र में है। अच्छा। राहु के जैसे नक्षत्र हैं उन पे स्टडी करो। होता क्या है कि अक्सर देखा राहु यहाँ है और राहु को खराब कह दिया। अरे, केवल ये भी देखना है ना नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है, राहु की डिग्री क्या है। और आपके राहु बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो देखो आप पॉडकास्ट के फील्ड में हो, अकल्ट साइंस के फील्ड में हो, राहु लेके आता ही है, अकल्ट में लेके आएगा ही। मेरे 5th में राहु है, तो इस लाइफ से नहीं, मैं पास्ट लाइफ से रही हूँ अकल्ट में। अच्छा। मुझे राहु इसलिए लेके आया, वरना मैं तो अब मेरी जो जर्नी है 17 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, और शौकिया तौर पे करती थी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। वरना मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, MBA HR हूँ। अरे, लेकिन फिर राहु ही मुझे खींच के ले आया, और पूरी तरह से प्रोफेशनली मैं यही काम करने लगी। तो राहु खराब नहीं है, केतु खराब नहीं है। अब क्या होता क्या है कि ऊपर के प्रेडिक्शन जो मैं बात कर रही हूँ, BNN में भी राहु के कई सारे कॉम्बिनेशन है। तो राहु खराब नहीं होता। राहु के लिए अब जैसे जिनके घरों में, एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी दर्शकों को, जिनको राहु पीड़ित करता है या जिनके घरों में राहु की एनर्जी गड़बड़ है, घरों में भी होती है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो एक लाल किताब का, BNN का नहीं है वो, लाल किताब का है। अच्छा। एक रेमेडीज बताना चाहूँगी। जो बार्ले सीड्स होते हैं, जौ जो होते हैं, उनको आप दूध में भिगो दो। अच्छा। फिर बाहर निकाल लो 1 घंटे भिगो के, और उसको लाल कपड़े में बांध के घर में नैऋत्य कोण जो होता है वहाँ पर आप दबा के रख दो किसी पत्थर से, आपके घर की राहु की एनर्जी ठीक हो जाएगी। अच्छा, BNN के हिसाब से राहु के ऐसे कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको करोड़पति बना सकते हैं? थोड़ा इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं। अब राहु की अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जाता है।
अच्छा। राहु शनि का जितने चार्ट मैंने देखे और जितनी स्टडी मैंने की है, राहु शनि के कॉम्बिनेशन से भी आपको बना देगा वो। अच्छा। हाँ, लेकिन राहु का जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर वो बीमारी दे देगा। अच्छा। हाँ, अगर राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया तो राहु बीमारी भी देता है ना, तो बीमारी देगा। तो कॉम्बिनेशन देखना तो बहुत ज़रूरी होते हैं कि कॉम्बिनेशन कहाँ कैसा क्या बन रहा है। और पैसे के लिहाज से अगर बात करूँ, राहु अगर आपके 8th हाउस में है, राहु अगर आपके लग्न में है, 1st हाउस में है, राहु 2nd में है, राहु एक्यूरियस का है, कुंभ का है, आपको राहु 10th में है, आपको अपार संपत्ति देता है और अचानक से देता है, जिसको हम पुराने जमाने में बोलते थे ना, गड़ा हुआ धन मिलेगा, कि मटका रखा है मिल गया। इस तरह के गड़े हुए धन के उनके होते हैं। अब गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल रहा है, ना हल चल रहे हैं, ना घर खोदा जा रहा है, लेकिन वो अचानक से हमको पैसा मिलता है, कहीं से भी प्रॉफिट होता है। अच्छा, बिल्कुल। अभी एक बात कही थी आपने, ट्विन, क्या कहा था आपने? हाँ, वो मैं ये चार्ट का जब बता रही थी आपको कि ये कॉम्बिनेशन जैसे BNN में हम देखते हैं, मार्स जुपिटर वीनस ये है, तो 5th हाउस है, 5th हाउस से हम पास्ट लाइफ देखते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन जिनका ये चार्ट है, उनकी पास्ट लाइफ से वो लोग साथ थे और इस लाइफ में आए, हस्बैंड वाइफ बने, लेकिन अलगाव वाली स्थितियां रही। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम होते हैं। ट्विन क्या होता है, प्रॉपर वर्ड दर्शकों के लिए? ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम, तो ये ट्विन फ्लेम होता क्या है? ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोलमेट सभी ने सुने होंगे। हाँ, लेकिन सोलमेट क्या होता है, हम सोचते हैं हस्बैंड वाइफ हमारे सोलमेट हैं। सोलमेट आपकी सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। आजकल की जनरेशन क्या है कि भाई सोलमेट यानी ये वाइफ है, ये गर्लफ्रेंड है, यही है। तो सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि वाइफ और गर्लफ्रेंड ही है। सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है, जो आपके सोल के साथ आया है। हमारे अब जब हम जन्म लेते हैं ना, तो ये भी हम डिसाइड करते हैं, यही हमारी सोल डिसाइड करती है कि यही हमारी फैमिली होगी, या ये हमारे हस्बैंड होंगे, या ये हमारा बॉयफ्रेंड होगा। हमारी सोल डिसाइड करती है। हमारी सोल डिसाइड तो जो लोग कहते हैं कि भगवान काश अंबानी के यहाँ पे पैदा होते, तो देख लो तुम्हारी सोल ने नहीं चाहता है, तो भगवान को नहीं देना है, अपनी सोल से पूछो भाई क्या है यार। सोल डिसाइड करती है और हमारे कर्मा के हिसाब से हमको जन्म मिलता है। अरे कि हमने कैसे कर्मा करे, कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। ओके। कर्म के अनुसार ही, जैसे कर्म भी ना 3 तरीके के होते हैं, प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है। प्रारब्ध जो हमने पिछले जन्म में इकट्ठे कर लिए, अब क्या है वो संचित हुए, इकट्ठे हुए, और इस जन्म में हम उनको लेके आए, उसी हिसाब से हमें जन्म मिला, अच्छे घर में मिला या बुरे घर में मिला, गरीब में मिला या अमीर में मिला। लेकिन क्रियामाण कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। ओके। अब जो बात हम कर रहे थे ट्विन फ्लेम पर, तो ट्विन फ्लेम क्या होता है, वो एक एनर्जी है, वो एक ही सोल होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आती है। अब जो राधा वो एक चीज होती है ना, 2 जिस्म एक जान, वो ट्विन फ्लेम वाली चीज है। वो ट्विन फ्लेम है। लेकिन अब हर कोई तीसरा बंदा यहाँ पर आता है, मेरे से पूछता है क्या हम ट्विन फ्लेम है? बिल्कुल नहीं हो आप। हर बंदा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो एनर्जी एक दूसरे को पहचानती है। वो 1 सोल है, 2 बॉडीज में आई है, उनके अपने अपने लेसन है, वो लेसन सीखते हैं। और जैसे राधा कृष्ण की एनर्जी हो गई, अलादनी शक्ति थी ना राधा जी उनकी, कृष्ण जी की अलादनी शक्ति थी, इसीलिए उनका विवाह भांडे वर में हुआ। वो एक अलग कथा है, लेकिन वैसे विवाह उनका नहीं हुआ। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने, राधा जी ने क्या कहा था कृष्ण जी से? अब प्रेमानंद जी को आप सुनते हो, उन्होंने भी बताया होगा कि विवाह करने के लिए 2 का होना जरूरी है, और हम तो एक ही हैं। अच्छा हाँ। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, शिव शक्ति की एनर्जी। शिव शक्ति की एनर्जी हर किसी के अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो उस एनर्जी के होते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ आती है ना, आजकल सोसाइटी, तो एक सोसाइटी का मुझे समझ में नहीं आता है, अरेंज मैरिज करो नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे भाई, राधा कृष्ण लव मैरिज, शिव पार्वती लव मैरिज, सबसे पुरानी लव मैरिज, सबसे पुरानी लव मैरिज है। हमारे राम और सीता कहीं ना कहीं उन्होंने धनुष तोड़ा, लव मैरिज। उन्होंने देखा था, उनको मोहित हुई थी, फिर पार्वती माँ से उन्होंने रामायण में चौपाई है, उन्होंने प्रार्थना करी पूरी प्रॉपर माता पार्वती से कि ये मेरे पति बने। ठीक है, वो भगवान थे, एक लीला थी, पार्ट था, लेकिन वो भी एक लव मैरिज है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के भगवान शुरू से लव मैरिज करते थे। और आज क्या है भाई, लड़की अगर दूसरे धर्म, दूसरे कहीं जाएगी, अभी जो भीम है, भीम ने जिससे शादी की थी हिडिंबा, भाई वो तो स्पीसीज ही अलग हो गई, वो ना रिलीजियस में आई ना धर्म में आई। तो और आज हम ये देख लेते हैं ना, अगर हिंदू मुस्लिम की शादी हो गई, भाई यहाँ हाथ कट जाते हैं लोगों के, है ना। हमारे सनातन धर्म के भगवान वो लव मैरिज को इतना ज्यादा प्रोत्साहन देते थे। अब लेकिन होता क्या है ना रुद्रिया, यहाँ पर एक बात मैं तुम्हें बीच में इंटरप्ट करूंगी कि लव भी होना चाहिए,
आजकल क्या है, आज तुमसे है, कल उससे है, परसों वो उससे ड्रम में कटी हुई वो नीला ड्रम बहुत वो चला। नीला ड्रम भी बहुत चला। और होता क्या है, तुमसे आज तुमसे, कल उससे, परसों उससे चेंज हो रहे हैं। हाँ, exactly. कपड़ों की तरह चेंज कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। अगर प्यार सच्चा है ना तो उसको निभाओ और करो। एग्जैक्टली बात। घर वालों को कन्विंस करो, समझाओ, प्यार सच्चा है तो। लेकिन हाँ, डिवाइन भी आपको तभी मिलाएगा जब आपका प्यार सच्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पाखंड। इवन मैं तो अच्छा। ये कहूँगी, यहाँ पर जब प्यार की तुमने बात छेड़ी है, ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं कमिट करते हैं, वो लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों के लिए कह रही हूँ। फिर कमिट कर लिया और आगे तक चल रहे हैं और फिर कहते हैं अब नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मान रही। लड़का भी कह सकता है और लड़की भी कह सकती है। क्यों? तब नहीं पता था तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में, मानेगी या नहीं मानेगी, क्यों उस रास्ते पर आगे बढ़े। ये वो अपने कर्मा खराब कर रहे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये कर्मा खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भुगतने हैं ये कर्मा उनको। अभी नहीं भुगतों के बाद में। दिल दुखाया ना तुमने किसी का, चाहे किसी लड़की ने लड़के को मना करा। कितनी सारी लड़कियां होती हैं मना कर देती हैं कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मान रही, तुम्हें नहीं पता था पहले से कि फैमिली नहीं मानेगी। कितने सारे लड़के होते हैं जो कहते थे नहीं मानेगी। तो ये तुम अपने कर्मा खराब कर रहे हो, मत करो। ये सिचुएशनशिप चल रही है आजकल, जब तक साथ हो, रिलेशनशिप में कोई है ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। सीरियसली रिलेशनशिप है ही नहीं आजकल, सिचुएशनशिप चल रही है। जब तक साथ हो, ओके, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन हाँ, अगर प्यार है तो ईश्वर आपको मिलाएगा, आप मिलोगे। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है मैम, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं होती? ब्राह्मणों में होता है ना, अगर सेम गोत्र हुआ, नॉट इवन ब्राह्मण, बहुत से अलग अलग रिलीजन वाले हैं, अगर सेम गोत्र में शादी करोगे तो खराब है सब, ये क्यों? गोत्र में सहगोत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि सहगोत्री जब हो जाते हैं ना तो भाई बहन हो जाते हैं वो। अच्छा, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में हमारे। सहगोत्री नहीं होना चाहिए, इसको सहगोत्री बोलते हैं। हाँ। तो सेम गोत्र हो गया, सपोज मेरा भरद्वाज है, आपका भी भरद्वाज हो गया। और इवन पहले तो नाना तक के मिलाए जाते थे। अच्छा, कि नाना पक्ष से भी कोई ना हो, तो वो फिर सहगोत्री भाई बहन हो जाते हैं, इसलिए नहीं करनी चाहिए। और जब भाई बहन की तो शादी नहीं हो सकती ना, इसलिए ये है। अब नाड़ी पे बात आती है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल सब लोगों के सामने देना चाहूंगी। नाड़ी दोष में शादी मत करो, लोग कहते हैं। अच्छा, हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाड़ी को माना जाता है और ब्राह्मणों में माना जाता है। जैसे वैश्यों के लिए गढ़ दोष होता है और ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष। अब यहाँ पर और क्यों नहीं करनी चाहिए, बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा। यहाँ पर एक चीज़ सब लोगों के लिए बताऊंगी, मेरा नाड़ी दोष है मेरे पति के साथ और मेरे 2 बच्चे हैं। अरे इसका साइंटिफिक रीजन भी होते हैं, साइंटिफिक रीजन भी होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये केवल बहुत सारे मिथ ऐसे हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि होता क्या है, गुण मिलाई हमने, नाड़ी मिलाई हमने, बाकी चीजें नहीं मिलाई। आप नक्षत्र मिलाओ, आप ग्रहों की पोजीशन मिलाओ कि एक दूसरे के लिए कितनी फेवरेबल है। अब ऐसे ही राहु मेरे 5th में है, जैसे मैं आपको बता रही, और एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया इनके बेबी नहीं होंगे। अरे वही कह रही हूँ, नाड़ी दोष में भी नहीं होते। मेरे पति का और मेरा नाड़ी दोष है, लेकिन हमारी लव कम अरेंज मैरिज है तो हमने करी थी। पहली बात तो राहु अटैच करता है, तो इसका मतलब है कि बेबी होंगे। आजकल ये जो वो डिटैचमेंट बता रहा है केतु। हाँ, अब केतु। देखना केतु का क्या होता है कि जिस भी हाउस में केतु होता है, इसका मतलब आपने अपने पिछले जन्म में उस चीज का बहुत ज्यादा यूज किया है। अब डिटैच हो जाओ। तो चलो इसको एक एक करके देख लेते हैं, इस रैपिड राउंड खेल लेते हैं कि केतु इन फर्स्ट राउंड, एक वर्ड में बताना है किस चीज से वो इस लाइफ में डिटैच है। ठीक है, तो केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु अगर फर्स्ट हाउस में है ना, तो आप देखना वो इंसान बहुत ज्यादा शौक मौज वाला नहीं होगा। सेकंड हाउस में है वो धन से डिटैच होगा, फैमिली से डिटैच होगा। थर्ड भाई बहनों से ज्यादा डिटैच रहेगा। फोर्थ हाउस में होगा, उसको सुख साधन थोड़े कम मिलेंगे। फिफ्थ हाउस में होगा, संतान से डिटैच रहेगा, दूर रहेगा। सिक्स्थ हाउस में होगा तो उसके शत्रु वगैरह सब परास्त रहेंगे। सेवंथ हाउस में होगा, पत्नी से बहुत ज्यादा संबंध उसके नहीं रहेंगे। एट्थ हाउस में होगा तो वो जो भी उसके आकस्मिक घटनाएं होने वाली होंगी उसके जीवन में वो नहीं होंगी। नाइन्थ हाउस में होगा तो उसके भाग्य से वो डिटैच रहेगा और उसके लिए उसे रेमेडीज भी करनी चाहिए। टेंथ हाउस में होगा, उसके प्रोफेशन में कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। 11th हाउस में होगा, उसको प्रॉफिट में गेन में कहीं ना कहीं डिटैच हो रहा होगा। 12th हाउस में है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। और कहते हैं कि अगर केतु 12th हाउस में है तो ये तुम्हारा लास्ट बर्थ है, तभी कह रही हूँ मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, मोक्ष है। तो मैंने कई सारे चार्ट देखे, लोगों को बताया कि आपका मोक्ष है। लोग बोले मोक्ष, हमको तो अभी और जन्म चाहिए। मैंने कहा मोक्ष से सुंदर कुछ होता नहीं है, मुझे तो मेरे नहीं है 12th में, मैं तो चाहती थी क्योंकि मोक्ष से सुंदर कुछ नहीं है, मृत्यु से सुंदर कुछ नहीं है, यही शाश्वत है। अरे जब हम साइकिल को खत्म करेंगे तभी तो दोबारा हम आएंगे उस चीज में, तो वो चीज तो समझो।
अब राहु का भी है ना, राहु अटैच करता है चीज़ों से। हाँ। जैसे आपने कहा, लोग वो चीज़ समझते नहीं है, ऊपर ऊपर के प्रिडिक्शन कर लिए, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, लोगों को डराया, 10-5,000 15,000 हमें ये रेमेडीज में दे दो, ये पहन लो। नहीं करना चाहिए। कर्मा खराब मत करो, अपने कर्मा खराब मत करो। जो चीज़ें हैं वाकई हैं, किसी की ग्रह दशा खराब है वो बताओ। अब जैसे वैदिक में क्या होता है, हम कैलकुलेशन करते हैं, ये महादशा खराब चल रही है, ये दशा खराब चल रही है, ठीक है, इस कैलकुलेशन पर ही जाते हैं। न्यूमेरोलॉजी में भी हम ल्यूशो ग्रुप में जब निकालते हैं क्या निकल रही है, पोजीशन बता देते हैं। BNN में क्या है, कोई महादशा और ग्रह दशा ही नहीं है। अच्छा, उसमें ये सब नहीं है। अरे तो मैम BNN से क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सब कुछ पता चल सकता है। मैं वही कह रही हूँ ना, BNN से आपके घर में। अब एक ने मुझे फ़ोन पे चेक किया कि मैम मुझे ऑनलाइन आपका अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनका सिर्फ नाम पूछा, तो वो बोले कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है मैम, और मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, वो ऐसे बोले। मैंने कहा नहीं ब्लैक मैजिक नहीं है। तो बोले मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है मैम। मैंने कहा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और इवन बिजनेस तो आपके, मैंने कहा बिजनेस तो आपके पापा का है, आप तो जॉब में हैं। मैंने ये बोला। तो बोले कि मैम ऐसे कैसे तुक्का मार रही हो आप। मैंने कहा मैं जो कह रही हूँ वो बात को आप ध्यान से सुनो, और मैं किसी से ना ऐसे बात करती नहीं बिना अपॉइंटमेंट, लेकिन आप इंटरेस्टिंग हैं, मैं करूँगी बात, आप पूछो। क्योंकि मुझे लगा ये टेस्ट कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने कहा दोनों की नहीं, एक की खराब है। फिर वो बोला कि मुझे अपने बच्चों का दिखाना है, उनकी तो बर्थ डिटेल पूरी है लेकिन मेरी नहीं है। मैंने कहा आपके पास आपकी भी बर्थ डिटेल है, आप बता नहीं रहे हैं। तो फिर वो मुझे बोला हंस के कि आपके चार्जेस यही हैं या कुछ कम है। मैंने कहा चार्जेस तो यही हैं, लेकिन अब आप मुझे बता दीजिएगा आपको पूछना क्या है। तो बोले मैम इतनी एक्यूरेसी के साथ आपने ये सारी चीज़ें कैसे बताई। मैंने कहा सिर्फ आपके नाम से। अच्छा, उनके नाम से मैंने ये बता दिया, जो आपने कहा ना डिवाइन पावर, वो बता रही थी, ऊपर से गाइड कर रही थी। ये BNN के थ्रू, मुझे क्या पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी एक्यूरेसी पूरी BNN के थ्रू बताई थी। सिर्फ नाम पता था मुझे उनका, क्योंकि वो भी ट्रू कॉलर पे दिखा था मुझे। अच्छा। और उससे मैंने उनका पूरा ये सब बताया था। वो मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मेरे पर ब्लैक मैजिक है, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो BNN इतना कुछ एक्यूरेसी पे बताती है। बहुत आते हैं। एक न्यूज़ चैनल है, नाम नहीं लूंगा, तो इंस्टा पे तो पेज है, फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो। तो इंस्टा पे पेज है ना, उन्होंने कंसल्टेशन बुक की मेरे साथ। अब ठीक है ना, अब उन्हें ये लगा होगा कि चलो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट में इसको हम टेलीकास्ट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं था, छोटा ही चैनल था। हाँ, तो बढ़िया TRP आएगी, मस्त हम इंस्टा पे डाल देंगे, व्यूज़ आएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया, तो बोले मेरे पास है, बोले मेरी शादी हो गई है लेकिन मुझे अब यहाँ रहना नहीं है। तो मैंने छूटते ही कहा, बस वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बता देती है। मैंने कहा अभी तेरे पास कॉल पे तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बैठा है ना, वो हक्का बक्का रहेगा। बोले कह रहे हो? मैंने कहा बैठा है ना बॉयफ्रेंड तेरा? बोली हाँ बैठा है बॉयफ्रेंड मेरा। हाँ, मैंने कहा 2 बच्चे हैं ना तेरे? कह रही हाँ 2 बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा 1 बच्चा तेरे बॉयफ्रेंड का है? कह रही हाँ है। और हमने कहा जो तेरा पति है वो लेदर फैक्ट्री में काम करता है? कह रही हाँ करता है। तो ये चीजें होती हैं, सब कुछ पता। ऐसे ही नहीं है, ये मिथ नहीं है या ये कोई धंधा नहीं है। हाँ, जिनको नॉलेज नहीं है उन्होंने बिजनेस बना रखा है, वो बात अलग है। आप हो सकता है कि व्यूअर्स में से कोई ऐसा हो जो किसी जगह ठगी का शिकार हो गया हो, अच्छी जगह ना पहुंचा हो, लेकिन BNN हो, ठीक है, भृगु नंदी नाड़ी है ना, या फिर आप न्यूमेरोलॉजी या आप वास्तु, किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते। ये सब हमारे शास्त्रों से निकले हुए हैं। वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति भी शिव से हुई है ना। तो हर चीज हमारे वहां से निकली हुई है, शिव जी से निकली हुई सारी चीजें, सारी ऋग्वेद वेदों से निकली हुई चीजें। तो ये पूरी की पूरी एक्यूरेसी पर है और ये काम करती हैं। अब यहाँ पर एक रेमेडीज मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी। पैसों से सब लोग दुखी रहते हैं आजकल, तो एक रेमेडीज के तौर पर है और वो आप कीजिएगा। एवरी फ्राइडे आप शिवालय पर जाइएगा। शिवलिंग में आपको करना क्या है, शाम के समय, सूर्यास्त के समय, बिलपत्र पर आपको लिखना है श्री राम। वो बिलपत्र चढ़ानी है। सबसे पहले 108 ले सकते हो या 1 भी ले सकते हो। श्री राम शुक्रवार को करना है ये शाम के समय। बिलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाना है, अगर वहाँ है बिलपत्र का पेड़, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आपने अनार के 108 दाने श्रीम बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। अनार के 108 दाने नहीं निकाल पा रहे हैं, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अनार का जूस ले लीजिएगा, वो चढ़ाइएगा और वापस अपने घर आ जाइएगा। ये उपाय करके देखिएगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अचानक से लक्ष्मी आएगी। अच्छा, ये आजमाया हुआ, कराया हुआ लोगों को, बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरा घर नहीं बन रहा,
अब मैं यहाँ खुद से ही लोगों के लिए बता देती हूँ। तो ये सारी रेमेडीज ना करवाई हुई हैं, कई सालों से मैंने खुद भी करी हैं, लोगों को भी कराई हैं, तो टेस्टेड है सारी रेमेडीज, आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सुंदर नहीं होते हैं, हाँ। लड़कियां भाव नहीं देती हैं, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है कि वो सुंदर हो? सुंदर होने के लिए एक रेमेडीज बताती हूँ, और ये रेमेडीज क्या है, ये पूजा है। अब नवरात्रि आ रहे हैं, जैसे आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा कीजिएगा। साधना की बात नहीं कर रही हूँ, साधना में बिना गुरु के नहीं जाना होता है, लेकिन आप माँ त्रिपुर सुंदरी का फोटो लेके आइएगा, घर में स्थापित कीजिएगा, और इवन हर गृहस्थ को करनी चाहिए। तो माँ राजराजेश्वरी हैं, आपको सब प्रदान करती हैं, आपको सुंदरता भी देंगी। अच्छा, कुछ लोग कोर्ट केसेस में फंसे हैं या प्रॉपर्टी के कुछ केस चल रहे हैं, बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा है पूरा, जो मेरा नहीं हो पा रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो रेमेडी और बता दो इन लोगों को। अब देखिए, वो हनुमान जी की रेमेडीज है। आपने करना क्या है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको संकल्प लेना है कि मेरा ये काम है, किसी भी काम के लिए कर सकते हो, ये किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर आपको बरगद का एक पत्ता लेकर आना है, उस पर अपनी बरगद के पेड़ का पत्ता, बरगद के पेड़ का पत्ता, अच्छा। बट वृक्ष जो होता है उसका पत्ता लेके आए, अष्टगंध से या फिर लाल स्याही से। लाल स्याही मतलब ये रेड पेन भी हो सकता है, आप लिख दो। अच्छा। उस पर लिखो आप अपनी जो भी मनोकामना है या जो भी परेशानी है। फिर आप हनुमान मंदिर जाएंगे, एक दिया लेके जाएंगे पहले दिन, और मीठा पान लेकर जाएंगे। हनुमान जी को वो बरगद का पत्ता रखेंगे और उनसे बोलेंगे आपको राम जी की दुहाई है। शावर मंत्र होते हैं, बहुत रैपिडली काम करते हैं, तंत्र में इनका बहुत प्रयोग होता है, और उनमें दुहाई दी जाती है। तो शावर मंत्र नहीं बता रही क्योंकि आप दीक्षित नहीं हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपको बोलना है राम जी की आपको दुहाई है, दुहाई देनी है। दुहाई कसम होती है। अच्छा। और उनके आराध्य की ये कसम है, वो आपका काम करेंगे। बट वृक्ष का वो जो लिखा हुआ पत्ता है उनके चरणों में रखो, दीपक लगाओ, मीठा पान अर्पित करो। अब आपको 21 दिन का ये प्रयोग है। पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन सिर्फ दीपक लेके जाना है, लेकिन दूसरे दिन 2 दीपक, तीसरे दिन 3 दीपक, चौथे दिन 4 दीपक, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ते हुए जाएंगे। 11 दिन तक 11 दिए जाएंगे। जब आपका 12वां दिन आएगा, 12th डे जो होगा, तब से डिसेंडिंग में आएंगे। 12th डे 10, 13 पर 9, 14 पर 8, और जब 21 डेज होगा तो एक ही दिया रह जाएगा। और फिर लास्ट डे भी आपको मीठा पान चढ़ाना है। आप ये करके देखिएगा, आपका जो भी काम होगा बजरंगबली उसको बना देंगे। और ये साल तो वैसे भी बजरंगबली का 9 नंबर का है, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैम एक बात होती है यहाँ पे कि ये मंगल का साल है, अब आपने कहा तो मैंने कहा पूछ ही लेते हैं जी। तो इस मंगल के साल में 1 से 9 मूलांक वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में प्यार भी आए, पैसा भी आए और ग्रोथ भी हो? बिल्कुल। तो जो सूर्य से प्रभावित लोग हैं, नंबर 1 वाले है ना, मूलांक 1 वाले, मूलांक 1 वाले क्या करें, राम जी की आराधना करें। प्रभु श्री राम जी की वो आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अगर उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, और सब कुछ ठीक है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तब भी आप राम नाम जपते रहो। है ना। नवरात्रि आ रही है, आप रामायण का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मूलांक 2 वाले जो हैं उनको शिवलिंग पर क्या अर्पित करना है वो बताती हूँ मैं। मूलांक 2 वाले जो लोग हैं, आप शिवलिंग पर जाइएगा, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइएगा, और वहाँ खड़े होकर हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा, रुद्र का ध्यान कीजिएगा, और चंद्रमा से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है, अपने माता के डेली चरण छूने हैं। मूलांक 3 वालों के लिए बताना चाहूँगी, गायों को हरा चारा आप दो, बुधवार को दो, और हनुमान जी का स्मरण करते हुए दो, मंगल देव का स्मरण करते हुए दो। अब मूलांक 4 वाले लोग जो हैं, ये राहु से प्रभावित होते हैं, इनके लिए क्या करना है, आप वेडनेसडे के दिन जौ ले जाकर 1.25 किलो जौ लेके जाओ, सांड को खिला दो। और ऐसा आप 7 बुधवार लगातार भी कर सकते हैं, और 7 बुधवार नहीं कर सकते हैं तो 1 बुधवार भी आप कर दीजिएगा। सितंबर में ये उपाय जरूर कर दें, क्योंकि सितंबर जो है 9/9 पोर्टल भी है, और 9 की एनर्जी से भरा हुआ है। माँ दुर्गा के नवरात्रि के भी समय आ रहा है, तो माँ दुर्गा की भी 9 की एनर्जी है, मंगल की भी 9 की एनर्जी है, और हनुमान जी की भी 9 की एनर्जी है, सितंबर की भी 9 की एनर्जी है। तो सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो सितंबर में स्पेशली आप सब लोग ये उपाय जरूर कर दें। अब मूलांक 5 वालों के बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है, आप जाइएगा और गणेश अथर्वशीष का आप पाठ कीजिएगा, 21 दूर्वा गणपति जी को चढ़ाइएगा। अब मूलांक 6 वालों के बारे में बात करती हूँ। आपने शिवलिंग पर जाकर दही से उनका अभिषेक करना है, और माता पार्वती के सामने गुलाब का फूल रखना है, एक पान पर बतासा रखना है और कपूर रखना है, और उसको जला देना है। अपनी मनोकामना उनसे मांग लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना है माता पार्वती के समक्ष आप रखो, क्योंकि माता पार्वती जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं शिव पंचायतन में। अब आपने क्या करना है, जो मूलांक 7 वाले लोग हैं,
तो उनके लिए भी गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है, 21 दूर्वा चढ़ानी है, और हो सके तो 1000 अथर्वशीष के पाठ कर लीजिएगा सितंबर मंथ में पूरे में, मूलांक 8 वाले। अब मूलांक 8 वालों के लिए एक चीज़ और कहूँगी, बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि शनि का नंबर है, ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी साइन भी होता है, तो अबंडेंस का नंबर भी है। तो जो लोग डरे हुए हैं वो डरना मत, आप हनुमान जी के बजरंग बाण का संपुट लगाकर 7 हनुमान चालीसा करें। 9 की एनर्जी देनी है, 1 बजरंग बाण पहले, 7 हनुमान चालीसा, फिर 1 बजरंग बाण बाद में, और पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पे जाएं। अब मंगल का साल है, तो जो मूलांक 9 वाले लोग हैं वो हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। बाकी मैम चलिए इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, और अगर कुछ भी सीखा हो इस पॉडकास्ट के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और मैम की जो डिटेल्स है ना कि कैसे कंसल्टेशन बुक करें, और मेरी डिटेल्स हैं कि मुझसे कंसल्टेशन कैसे बुक करें, डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा आपको। और एक चीज़ टिप दे देता हूँ आपको कि राइट एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, इंस्टाग्राम पे बतेरे पड़े हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भोले बाबा।